अमृत एकेडमी में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको वाच्य पढ़ाऊंगा, जिसको अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। ध्यान रहे, अगर हम लोग जो रचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े हैं, अगर सकर्मक अकर्मक आपको पता है तो फिर कहीं भी वाच्य में आपको कठिनाई नहीं होगी। यद्यपि प्रारंभिक दौर की परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को ज़रूर इसमें कुछ कठिनाई होती है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उस कठिनाई को न केवल दूर करूं, बल्कि उस कमज़ोर विद्यार्थी को भी वहां तक पहुंचाऊं कि कहीं से कोई वाच्य से संबंधित प्रश्न किया जाए, वो भी सही उसका उत्तर दे सके। ध्यान रहे, खासकर विद्यार्थी फंसता कहाँ है, जहाँ कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है। कर्मवाच्य भाववाच्य में निर्णय नहीं कर पाता पूछा क्या गया है और किस आधार पर हम जाएं कि हमारा सही उत्तर हो सके। आइए इन सारे गुत्थियों को सुलझाते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगर पूछा जाता है वाच्य किसे कहते हैं, यह वाच्य क्या है, यह वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे वाच्य का शाब्दिक अर्थ है कथन। यानी वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है अगर पूछा जाता है, तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ है कथन। कथन ये शाब्दिक अर्थ है, आपका फोकस यहां पर होनी चाहिए। अब जब आपसे पूछा जाएगा या किसी परीक्षा में आएगा कि वाच्य किसे कहते हैं, तो आइए वाच्य किसे कहते हैं। आप अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो फिर कैसे उत्तर देते हैं? बहुत ही सरल। वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं, उसे ही वाच्य कहते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, इसको भी आप बताएंगे कि वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 भेद 3 प्रकार वाच्य के होते हैं। अब हम लोग एक एक को देखेंगे। पहले आपके सामने मैं कर्तवाच्य को रखता हूं। ये कर्तवाच्य क्या है? ध्यान दें, कर्तवाच्य, जब भी कर्तवाच्य की हम लोग बात करेंगे तो ये ध्यान रहे क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तवाच्य
कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तवाच कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, बोध होता है। ध्यान दें, कर्ता की प्रधानता का बोध होगा तो उसे कर्तवाच कहेंगे। अब कर्तवाच सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया से बनती है, तो सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाओं से ये बनती है, तो इन दोनों के उदाहरण हम लोग को देखेंगे। क्या है इसमें? सकर्मक भी है क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। एक एक कुछ का उदाहरण देखिए, एक सकर्मक का और दूसरा अकर्मक का। जैसे जब कहीं आता है तो हम लोग देखेंगे हरीश पुस्तक पढ़ता है, हरीश पुस्तक पढ़ता है। और अकर्मक का देखें तो रीना रोती है, यानी सकर्मक क्रिया में हरीश पुस्तक पढ़ता है। तो यहां ध्यान दीजिए, हरीश कर्ता, पुस्तक कर्म, पढ़ता है क्रिया। तो हमने पहले ही कहा कि अगर आपको याद होगा जब सकर्मक अकर्मक पढ़ा रहे थे तो उसमें उस वीडियो में आपको बताए हैं कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया में का प्रभाव या फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहां देखिए तो हरीश पुस्तक पढ़ता है, हरीश कर्ता, पढ़ना क्रिया और पुस्तक कर्म, सारा प्रभाव पुस्तक पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया वहां पर भी बताए थे कि जिस क्रिया का प्रभाव या फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रीना रोती है तो रोना अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म विमुख है। इस तरह से इसमें सकर्मक अकर्मक दोनों ही होते हैं। यह कर्तवाच का उत्तम उदाहरण है। आइए हम लोग कर्मवाच में चलते हैं। कर्मवाच में कर्मवाच में जरा देखिए, कर्मवाच क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्म की प्रधानता है। सरल शब्दों में वाक्य में कर्ता की प्रधानता न होकर कर्म की प्रधानता होगी, उसे कर्मवाच कहते हैं। अब कर्मवाच केवल सकर्मक क्रिया से बनती है। ध्यान रखिएगा, इसमें अकर्मक क्रिया नहीं आती है। आप जरा इसको देखिए, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्म की प्रधानता है। और हमने आपसे स्पष्ट किया कि इसमें केवल सकर्मक क्रिया से ही बनेगा। कर्मवाच हमेशा सकर्मक क्रिया से ही बनता है। जैसे इसके 3 उदाहरण देखिए, 3 उदाहरण 3 टाइप के ऊपर हम आपको दर्शाते हैं। ये सब कर्मवाच के उदाहरण होंगे। 1, 2,
3, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। दूसरा, लेख लिखा गया। लेख लिखा गया। दूसरा जरा देखिए एकदम भिन्न हो जा रहा है। लेख लिखा गया। तीसरा, पुस्तक पढ़ी गई। अब छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है या खेला जा रहा है, बातें की है। अब इसमें क्या है, चूंकि कर्मवाची ही होगा तो तीन टाइप के लिखे हैं। कैसे आप जानेंगे कि इसमें कर्मवाची है? छात्रों द्वारा क्या खेला जा रहा है, क्या प्रस्तुत किया जा रहा है? तो नाटक, सारा प्रभाव उस पर। अब लेख लिखा गया, ध्यान दीजिए इसमें कर्ता को हटा दिया गया है, सीधे लेख लिखा गया। तो लेख लिखने वाला कोई व्यक्ति है, कर्ता नहीं है, लेकिन लेख चूंकि पुल्लिंग है इसलिए लिखा गया। अब पुस्तक पढ़ी गई, तो पुस्तक पढ़ी गई, तो अगर हम इसको कहें राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तब भी इसमें सकर्मक क्रिया है। अब अगर सचमुच अगर इसको समझाएं आपको, तो अगर हम कहें राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब ध्यान दीजिए, राम कर्ता हुआ, पुस्तक कर्म हुआ। अब क्रिया जो परिवर्तित हो रही है कर्म के अनुसार से। अब यहां पर अगर कर्ता के अनुसार होता तो सीधे आता राम द्वारा पुस्तक पढ़ा गया, उसके अनुसार नहीं हो रहा। चूंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए पुस्तक पढ़ी गई हो रहा है। तो भले ही इसमें कर्ता का लोप है, लेकिन कर्म है और कर्म के हिसाब से क्रिया का रूपांतरण है। इसलिए ऐसे जब आते हैं तो एक कर्मवाच्य के श्रेणी में आते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। और ये ध्यान रखें कि हमेशा कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया ही होती है। आइए हम लोग जरा तीसरे में बढ़ते हैं, भाववाच्य में। भाववाच्य में जरा देखें, भाववाच्य क्या है, जरा इसको भी जरा ध्यान से देखिए। भाववाच्य, भाववाच्य क्या है? क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं, जिसके माध्यम से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में न तो कर्ता की प्रधानता है न कर्म की प्रधानता है, बल्कि किसकी प्रधानता है? भाव की प्रधानता है। तो अगर हम इसको देखें, इसीलिए इंग्लिश में इम्पर्सनल वॉइस इसको कहते हैं। यानी कर्तवाच्य को इंग्लिश में जो है आप देखेंगे तो एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य को पैसिव वॉइस और भाववाच्य को जो है इम्पर्सनल वॉइस के नाम से जाना जाता है। क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में न तो कर्ता की प्रधानता है न कर्म की प्रधानता है, बल्कि भाव की प्रधानता है। तो उसे कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में न तो कर्ता न ही कर्म, बल्कि
भाव की प्रधानता है। अब जब ऐसे आते हैं तो यह किसके उदाहरण होते हैं? हमेशा ध्यान रखिए, वह भाववाचक की परिभाषा है। जैसे अगर इसको देखें तो उदाहरण के रूप में मुझसे चला नहीं जाता। अगर मुझसे चला नहीं जाता तो क्या इसके उदाहरण होंगे? जरा इसके उदाहरण देखिए, नंबर 1 और नंबर 2। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। इसी तरह से सोहन से हंसा नहीं जाता, सोहन से हंसा नहीं जाता। अब उसके जगह पर अगर हम लिखें तो क्या राधा से हंसा नहीं जाता? तो राधा से हंसा नहीं जाता। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर मुझसे, अब ये क्रिया का जो रूपांतरण है जाता, वो दोनों में, चाहे स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग, दोनों में एक ही जैसा है, यह परिवर्तित नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य, अगर ये भी बात ना समझ में आए तो आप थोड़े से अंदर चले जाइएगा। क्या जो विषय आप देखेंगे कि क्रिया का वह रूप, कौन सा रूप जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि अगर क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है तो वह भाववाचक संज्ञा के ही श्रेणी में आता है। ये चीजें आप इसके श्रेणी में देख सकते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं क्या है वाच्य के प्रयोग। प्रयोग के आधार पर वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मण्यवाच्य और भाववाच्य। यानी कर्तृवाच्य, कर्मणीवाच्य और भावे प्रयोग जो है, ये 3 होते हैं। अब ये कैसे डिसाइड होते हैं, किस आधार पर डिसाइड होते हैं, आइए जरा देखते हैं। वाक्य में जब कोई वाच्य है तो जब वाक्य में आएगा, वाक्य में क्रिया जिसका अनुसरण करती है, वाक्य में क्रिया जिसका अनुसरण करती है, ध्यान रहे, कर्म, कर्ता, कर्म या भाव, उसे वाच्य का प्रयोग कहते हैं। किसका प्रयोग करती है? उसे वाच्य प्रयोग के आधार पर कहते हैं। यानी सरल शब्दों में वाक्य में क्रिया जिसका अनुसरण करती है, कर्ता, कर्म या भाव में से, उस आधार पर वाच्य के प्रयोग के दृष्टि से 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मण्यवाच्य, भाव प्रयोगे। तो कैसे करती है, आइए जरा इसको भी हम लोग देखते हैं। क्या पहला कर्तृवाच्य, इसके देखें क्या है। कर्तृवाच्य में इसकी परिभाषा है, जब किसी वाच्य में क्रिया अपने, जब किसी वाच्य में क्रिया, ध्यान दें, जब किसी वाच्य में क्रिया किस रूप में, जब किसी वाच्य में क्रिया के लिंग, वचन
पुरुष कर्ता के लिंग वचन पुरुष, कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होता है, तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे जरा इसको भी देखिए कैसे, किस रूप में हो रहा है। जैसे अब जो ध्यान रखें, जो आपने पढ़ा है सकर्मक क्रिया, सब उसके उदाहरण है। अब नए सिरे से इसको जरा आप देख सकते हैं किस रूप में जो है कि नहीं। श्याम आम खाता है, श्याम आम खाता है। दिनेश फुटबॉल खेलता है, दिनेश फुटबॉल खेलता है, इसको देख सकते हैं। यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण, फुटबॉल खेलती है, क्रिकेट खेलती है, कुछ और खेलती है। इस सब के सब कर्ता की प्रधानता के अनुसार बदलती है। अगर कोई स्त्रीलिंग है तो अगर मान लीजिए स्त्रीलिंग देखिए, सीता क्रिकेट खेलती है, सीता क्रिकेट खेलती है। अब अगर ऐसे देखिए तो क्रिया का रूपांतर कर्ता चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए खेलती है, तो हमेशा जो भी कर्तवाच्य में होगा, जब किसी वाच्य में क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होगा तो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। आइए जरा दूसरे में हम लोग चलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है? कर्मवाच्य जरा देखिए, जब किसी वाच्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होता है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार लिंग वचन पुरुष होते हैं, इसलिए इसको कर्तवाच्य, माफ करिएगा, कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं इसलिए इसको कर्मवाच्य कहते हैं। यानी जो अगर आप सरल शब्दों में समझें तो जो आपने देखा क्या कर्त के अनुसार, अब यहां किसके अवतार है? कर्माणि, कर्माणि के अनुसार होता है। यहां एक कर्माणि के अनुसार आप देखेंगे तो इसमें क्रिया का रूपांतरण जब भी होता है तो लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होगा तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे राधा ने गीत गाया। ध्यान दीजिए, राधा ने क्या गाया? गीत गाया। इसके दूसरे उदाहरण देखिए, नंबर 1, नंबर 2। दूसरा उदाहरण भी इसके बड़े इंटरेस्टिंग है। क्या है? हरि ने
पुस्तक पढ़ी। अब यहां दीजिए, चूंकि राधा स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया का रूपांतरण जो है राधा के अनुसार नहीं है। नहीं तो होता राधा ने गीत गाई, राधा ने गीत गाई, राधा ने गीत गाई ये नहीं कह रहा है, राधा ने गीत गाया। तो चूंकि राधा ने गीत गाया तो गीत शब्द पुल्लिंग है, इसलिए गाया हो जा रहा है। इसी तरह हरि ने पुस्तक पढ़ी, तो हरि ने पुस्तक पढ़ा अगर पुल्लिंग के अनुसार होता तो करता कि नहीं, कर्म चूंकि पुस्तक है इसके अनुसार क्रिया का परिवर्तन जो हो रहा है पढ़ी हो रहा है। तो जब किसी वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष, क्रिया रूपांतरित किसमें हो रही है, इसके अनुसार हो रही है, पुस्तक के अनुसार हो रही है। चूंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है और गीत शब्द जो है पुल्लिंग है, इसके अनुसार परिवर्तित हो रहा है। इसलिए ऐसे जब वाच्य आते हैं तो इसको कर्मणी वाच्य कहते हैं। आइए जरा तीसरा, भाव, भावे प्रयोग क्या है। भावे प्रयोग क्या है जरा उसको देखते हैं। भावे प्रयोग, भावे प्रयोग क्या है, जब किसी वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष न तो कर्ता के अनुसार न ही कर्म के अनुसार बल्कि भाव के अनुसार परिवर्तित होता है, तो उसे भावे प्रयोग कहते हैं। जब किसी वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष न तो कर्ता के अनुसार और न ही कर्म के अनुसार बल्कि सदैव पुल्लिंग एक वचन तथा अन्य पुरुष में होती है तो उसे भावे प्रयोग कहते हैं। जैसे आप देखें, इस विषय को जानना बहुत जरूरी है कि सदैव पुल्लिंग में होगा, यानी भाववाच्य में जो होगा वो सदैव क्या होगा, पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग होगा। वचन क्या होगा, एक होगा, और पुरुष क्या होगा, अन्य पुरुष होगा। तभी आप समझें कि भावे प्रयोग हुआ है। जब क्रिया का प्रयोग सदैव पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष में होता है तो भावे प्रयोग होता है। जैसे इसके उदाहरण देखें, दो, श्याम से रोया नहीं जाता, श्याम से रोया नहीं जाता। और दूसरा भी इसका उदाहरण इसी से मिलता जुलता, मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता। अब यहां पर देखिए, श्याम से रोया नहीं जाता भाव के अनुसार और मुझसे खेला नहीं जाता, ये दोनों ही भाव के अनुसार, यानी क्रिया जो है हमेशा
एक वचन में है, पुल्लिंग है और अन्य पुरुष में है। तो जब इस तरह से कोई विषय आते हैं तो भाववाचक को समझिए कि आप पहले तो आप देखेंगे तो भाववाचक में क्रिया केवल अकर्मक होती है। तो अकर्मक अगर आप निकाल लिए, फिर क्रिया का रूपांतरण एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष निकाल लिए, तो कहीं भी आप फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि कर्मवाचक में क्रिया जो है वह केवल सकर्मक होती है, अकर्मक नहीं होती है, और एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में नहीं होती है। इस प्रकार भावे प्रयोग के आधार पर आपने देखा कि यह एक क्रिया कैसे भाववाचक में प्रयोग होते हैं। आइए जरा हम आपको दिखाते हैं, एक ही वाक्य को लेते हैं और तीनों में किस तरह से प्रयोग होते हैं, उसमें चलते हैं। किस रूप में, आइए जरा। ऊपर हमने लिखा कर्तवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक। हमने कहा आपसे कि कैसे आप जानेंगे कि एक वाक्य कैसे कैसे कर्तवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक में होती है। तो आप देखें कर्तवाचक में रमेश खेल रहा है। क्या खेल रहा है? ये गायब है। आप जानते हैं इसमें सकर्मक अकर्मक दोनों क्रिया होती है। कर्मवाचक रमेश द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है, तो आप जानते हैं इसमें केवल सकर्मक क्रिया है, फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल कर्म हो गया। भाववाचक में क्रिया सदैव पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में होगी। इसमें केवल सकर्मक क्रिया होगी, माफ करिएगा, अकर्मक क्रिया होगी भाववाचक में। मुझसे खेला नहीं जा रहा है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो मुझसे खेला नहीं जा रहा है, यह एक अकर्मक क्रिया है और यह पुल्लिंग, एक वचन, अन्य पुरुष में स्थित है। इस तरह से ये पूरी व्यवस्थित क्रम में मैंने आपको वाच्य को पढ़ाया। कहीं कोई कठिनाई होती है तो आप अपने कमेंट को जरूर भेजें। आपके पास कमेंट करने का पूरा अधिकार है। आप कोई कमी रह जाती है या किसी प्रकार का लगता है कि इसमें त्रुटि है, तो आपका कमेंट सिरोधार्य है। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।